सुप्रभात। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों आपका पुनः स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर सिविक्स का पार्ट 2 भारत का संविधान। उससे पूर्व हमने इसका पार्ट 1 में अध्ययन किया था। आज जानेंगे अधिकारों को विस्तार से कि भारतीय संविधान में कौन कौन से अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं। सबसे पहले जानेंगे, पहले भी बताया जा चुका है कि आपको संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। आज हम विस्तार से जानेंगे। नंबर 1 है समानता का अधिकार। इस अधिकार के तहत हम अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक में किन समानताओं का या समताओं का उल्लेख किया गया है उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष समानता, जिसमें हम अध्ययन करेंगे कानूनों के समान संरक्षण, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध अनुच्छेद 15 के तहत अध्ययन करेंगे। दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों आदि में प्रवेश की समानता आदि पर चर्चा करेंगे। इसी अधिकार के तहत अनुच्छेद 16 के तहत रोजगार में अवसरों की समानता पर प्रकाश डालेंगे। और इसी क्रम में अनुच्छेद 17 समानता के अधिकार में जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत, इस पर भी चर्चा करेंगे। अंतिम है इसी में उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18 के तहत चर्चा करेंगे। इसमें बच्चों समता का अधिकार अनुच्छेद 14 ये क्या कहता है, इसके अंतर्गत क्या क्या व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 14 ऐसे और अन्य प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास करता है। यह सार्वजनिक स्थलों यथा दुकान, होटल, मनोरंजन स्थल, कुआं, स्नान घाट एवं पूजा स्थलों में समानता के आधार पर प्रवेश देता है। तो बच्चों अनुच्छेद 14 के तहत हम किसी भी सार्वजनिक स्थान पर बेरोक टोक आ जा सकते हैं, जिसमें प्रमुख हैं दुकानें, होटल या कोई भी मनोरंजन का स्थल, पार्क आदि है, जहाँ पर आप बिना भेदभाव के जा सकते हैं। इसके अलावा मनोरंजन स्थल, कुआं, स्नान घाट एवं पूजा स्थल। एक वक्त ऐसा था आज़ादी से पहले का, या यूँ कहीं जब तक हमारा संविधान नहीं बने था बच्चों, तो उस वक्त तक हमारे यहाँ पर जो एक व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के तहत एक वर्ग विशेष को सार्वजनिक स्थलों पर जाने का रोक टोक थी। अर्थात हम स्थलों पर ऐसे व्यक्ति नहीं जा सकते थे जिनको अस्पृश्य भी कहा जाता था। वो एक वर्ग विशेष को उस समय यहाँ से वंचित किया गया था। लेकिन संविधान बनने के पश्चात, संविधान लागू होने के साथ साथ ऐसे स्थलों पर सभी लोग बेरोक टोक आ जा सकते हैं। इसमें धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इससे किसी आधार पर प्रवेश से कोई भेदभाव नहीं हो सकता। अर्थात ना तो धर्म के आधार पर, ना जाति के आधार पर, ना लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव किया जाएगा। और यदि कोई ऐसा करता है तो उसको कानूनन सज़ा का प्रावधान भी भारतीय संविधान में किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है बच्चों ये। 100% इसमें से कुछ ना कुछ आपको अवश्य आएगा। आगे इसी में बताया है जेनिंग्स ने, उनका क्या कहना है, परिभाषा जेनिंग्स ने दी है। इसका तात्पर्य समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों के साथ कानून का व्यवहार एक सा होना चाहिए। अर्थात कोई भी जाति धर्म का लोग हो, स्त्री या पुरुष हो, काला हो या गोरा हो, सभी के साथ एक सा ही भेदभाव होना चाहिए, ऐसा कहा है जेनिंग्स ने। आगे है उपयुक्त आधारों पर लोक सेवा में भी कोई भेदभाव करना वर्जित है। यह अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले हमारे समाज में समानता के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाता था। जैसा कि अभी मैंने जिक्र किया कि कुछ वर्ग विशेष के साथ लोगों को ऐसे स्थानों पर जाना वर्जित किया गया था, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। आगे है अंतिम पैरे में
छुआछूत की प्रथा असमानता का सबसे कलंकित रूप है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि समाज में छुआछूत से बढ़कर कोई अपराध नहीं है। कोई भेदभाव यदि ऐसा करता है तो अनुच्छेद 17 के तहत समता का अधिकार स्पष्ट दिया है आपकी बुक में कि अनुच्छेद 17 के तहत इसे समाप्त कर दिया गया है। तो प्रारंभ करने से पूर्व भी मैंने भी जिक्र किया था आपको कि अनुच्छेद 17 सबसे महत्वपूर्ण है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति किसी से जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। आपको किसी भी सार्वजनिक स्थल पर जाने से नहीं रोका जा सकता है। यदि कोई रोकता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो 17 के तहत इसे समाप्त कर दिया गया है। यह गौरवपूर्ण उपलब्धि थी। राज्य किसी व्यक्ति को कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। बच्चों क्या था कि अंग्रेजों के शासनकाल में और हमारे यहाँ पर अंग्रेज क्या थे, भारतीयों को खुश करने के लिए, एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए कुछ उपाधियाँ दिया करते थे, जिसमें से प्रमुख है बच्चों राज में राय, केसरी हिंद जैसे गांधी जी को दी गई थी, नाइटहुड जैसी उपाधियाँ प्रदान की जाती थी। इसमें कुछ वर्ग विशेष को खुश करने के लिए जो अंग्रेज थे बच्चों, वो भारतीयों को उपाधियाँ प्रदान करते थे, लेकिन वर्तमान में उसको समाप्त कर दिया गया है। परंतु जब समाज में अनेक सामाजिक विषमताएं हों तो वहाँ समान अवसरों का अर्थ क्या हो जा सकता है। संविधान स्पष्ट करता है कि सरकार बच्चों, महिलाओं एवं सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की खुशहाली हेतु विशेष योजनाएं एवं निर्णय लागू करती है। आपने सुना होगा बच्चों कि कुछ विशेष योजनाएं लाती है सरकार ऐसे वर्ग के लिए जो अभी भी आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी उस समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़े हैं, जिसमें SC, ST, OBC वर्ग सम्मिलित है। इसके अलावा बच्चे और महिलाएं भी सम्मिलित हैं, जिनको प्रवेश स्कूलों में प्रवेश के लिए आपने आरक्षण के विषय में सुना हो कि आरक्षण क्या है। तो आरक्षण से तात्पर्य है कि कुछ सीटें रिजर्व कर दी जाती हैं महिलाओं के लिए या SC, ST या OBC के लिए। आपको आश्चर्य भी हुआ होगा कि समानता के सिद्धांत का पालन करने के बावजूद यहाँ आरक्षण क्यों है। अर्थात एक प्रश्न भी उठता है, जब सभी समान हैं तो फिर आरक्षण की व्यवस्था क्यों की गई है। तो बच्चों इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। इसका प्रमुख कारण यह है कि सामंतवाद और पूंजीवाद वर्ग में निम्न और मजदूर किसान वर्ग का घोर शोषण होता रहा है। ऐसे ही भारत में भी बच्चों एक वर्ग विशेष का हमेशा से शोषण होता रहा है। उस समय भारत में जो प्राचीन हमारे यहाँ परंपरा थी, कर्म के आधार पर 4 वर्गों में बांटा हुआ था समाज को, जिसमें से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 3 प्रमुख वर्गों की सेवा करना माना जाता था शूद्रों को। अर्थात एक चौथा वर्ग ऐसा था बच्चों जो समाज में सबसे निम्न स्तर का माना जाता था, दुबला था, पिछड़ा था, कुचला हुआ वर्ग था, और वर्तमान में भी उसका अभी तक भी समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ा है। तो इसलिए एक विशेष परिस्थितियों में संविधान का अनुच्छेद 16(4) में स्पष्ट किया गया है कि इसको संविधान का जो आरक्षण है उसे समानता के उल्लंघन के रूप में ना देखा जाए, बल्कि उन्हें समाज की मुख्य धारा जोड़ने के लिए ऐसा प्रावधान संविधान में किया गया है। क्या कहता है अनुच्छेद 16(4)? इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का प्रावधान करने से नहीं रोकेगी। ऐसा कहता है अनुच्छेद 16 का 4 पार्ट। उसके बाद बच्चों आगे आएंगे, एक और महत्वपूर्ण है हमारा अधिकार, मूल अधिकारों की श्रेणी की बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का तात्पर्य क्या है बच्चों? स्वतंत्रता से आशय यह नहीं है कि हम अपनी मनमानी करें, जो हमारी जी में आए वो करें, ऐसा स्वतंत्रता नहीं कहती कि जो हमारे मन में आएगा वो करेंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि एक सीमित दायरे में रहते हुए हम अपने अधिकारों का उपयोग करेंगे। लास्ट पेज पर पुनः जाते हुए आपको फिर इसके कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको जानते हुए आगे अध्ययन करेंगे। स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 19 से 21 तक
प्रमुख जो आज़ादी या स्वतंत्रता हमें दी गई है वो प्रमुख निम्नवत हैं। नंबर 1 है, इस पर हम अध्ययन करेंगे, भाषा और अभिव्यक्ति की आज़ादी या स्वतंत्रता। नंबर 2 है शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने और सभा करने की स्वतंत्रता या आज़ादी। संगठित होने की आज़ादी, भारत में कहीं भी आ जाने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी हिस्से में बसने और रहने की स्वतंत्रता, कोई भी पेशा चुनने या व्यापार करने की स्वतंत्रता, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20, जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21। विस्तार से इसके बारे में अध्ययन करेंगे। क्या है ये, कौन सा अधिकार क्या कहता है। इसी के तहत 19 से 22 तक किसी भी लोकतंत्र में समता और स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। इनमें से एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती, अर्थात दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। चिंतन, अभिव्यक्ति का कार्य करने की स्वतंत्रता, परंतु स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि हम जो चाहें जैसा करें। जैसा अभी मैंने जिक्र किया कि स्वतंत्रता से तात्पर्य यह नहीं है कि हम मनमानी करें, जो हमारे जी में वो करें, ऐसा नहीं है स्वतंत्रता। बल्कि एक सीमित दायरे में रहते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए हम अपने अधिकारों का उपभोग करें, वह हमारी आज़ादी स्वतंत्रता कहलाती है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। किसी भी नागरिक को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसके जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। किसी भी नागरिक के जो आज़ादी का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है जीवन का अधिकार। अर्थात कोई भी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन को लेने का कोई अधिकार नहीं है। अर्थात आप किसी का मर्डर नहीं कर सकते। फिर भी अपराध भी होते हैं, यदि ऐसा कोई करता है तो उसको सजा का प्रावधान भी है। आगे है, इसी क्रम में यह अधिकार नागरिकों की प्राप्ति और गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। ऐसा अधिकार चाहे हम भारतीय हैं या भारत से बाहर के लोग विदेशी भारत में आकर बस गए, उसको भी यह अधिकार प्राप्त है कि उसके भी जीवन को कोई नहीं लेगा। इससे आशय यह है कि किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण के गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता। यदि आपको गिरफ्तार किया जाता है तो आपका अधिकार है कि आप उसका कारण जान सकते हैं कि हमें अमुक किस कारण से गिरफ्तार किया गया है। यदि आपको गिरफ्तार भी कर लिया गया है तो पुलिस के लिए अनिवार्य है कि वह अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायाधीश के सामने पेश करे। अर्थात यदि हमें गिरफ्तार भी किया गया है तो पुलिस का दायित्व है कि हमें वह सक्षम न्यायाधीश के समक्ष, अर्थात निकटतम जिला जो अदालत है उसमें हमें वह पहले पेश करे। यदि हम निरपराधी हैं, हमें गिरफ्तार उचित रूप से किया गया, अनुचित रूप से किया गया है, इसका निर्णय न्यायालय में होता है, तो न्यायाधीश यह तय करेगा। आगे किसी भी व्यक्ति के जीवन को मनमाने ढंग से समाप्त करने के विरुद्ध ही गारंटी नहीं मिलती, वरन उसका दायरा और भी व्यापक है। सर्वोच्च न्यायालय के पिछले अनेक निर्णयों द्वारा यह अधिकार का दायरा बढ़ा दिया गया है। इस निर्णय के अनुसार शोषण के विरुद्ध और मानवीय गरिमापूर्ण जीवन को जीने का अधिकार भी अंतर्निहित है। इसमें बच्चों और महत्वपूर्ण अधिकारों में स्वतंत्रता में भाषण और अभिव्यक्ति के अधिकार के अंतर्गत यह आता है कि आप चाहें तो समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, मंच के माध्यम से अपनी बात को कह सकते हैं। वह शर्तें लागू ये हैं कि वह अश्लील भाषा नहीं होना चाहिए। दूसरा था शांतिपूर्ण ढंग से सभा करने की आपको अनुमति है, आप अपनी बात को सभा के माध्यम से भी कह सकते हैं। इसके साथ साथ है संगठित होने की आज़ादी है, स्वतंत्रता, आप एक अपना संघ भी बना सकते हैं। भारत में कहीं भी आ जाने की स्वतंत्रता, आज़ादी है, आप बिना बेरोक टोक आ जा सकते हैं, लेकिन शर्तें लागू हैं। आपके पास टिकट होना चाहिए, आप रेल की यात्रा कर रहे हैं, बस की यात्रा कर रहे हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको सजा का प्रावधान है, क्योंकि आप बिना टिकट के यात्रा कर रहे हैं। भारत के किसी भी हिस्से में बसने की आज़ादी है आपको। पहले अभी अनुच्छेद 370 समाप्त होने से पहले हम जम्मू कश्मीर में ऐसे नहीं बस सकते थे, विशेष परिस्थिति में वहाँ पर बस सकते थे, लेकिन अब वहाँ की व्यवस्था भी समान हो गई है। आप यदि भारतीय हैं तो कहीं भी किसी भी स्थान पर पूरे भारतवर्ष में
बच सकते हैं, अपना निवास स्थान बना सकते हैं। आगे इसमें महत्वपूर्ण है पेशा चुनने और व्यापार करने की स्वतंत्रता। यदि आप योग्य हैं तो आप सरकारी गैर सरकारी अपना कार्य कोई भी कर सकते हैं। आपकी इच्छा है कि आप जिस भी कार्य को करना चाहते हैं, यदि आप उसके योग्य हैं तो उस कार्य को कर सकते हैं। यदि आप योग्य नहीं हैं तो आप उस कार्य को नहीं कर सकते। आगे है निवारक नज़रबंदी। निवारक निरोध का अर्थ है किसी व्यक्ति का विचारण किए बिना निरोध। दंड स्वरूप किए गए निरोध में से भेद करने के लिए इसे यह नाम दिया गया है। दंड स्वरूप निरोध का उद्देश्य किसी व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए कार्य के लिए दंड देना है। यह तभी संभव है जब उसके द्वारा किए गए अवैध कार्य हेतु न्यायालय द्वारा विचरण किया गया हो। यदि आपने कानून के विरुद्ध जाकर कोई कार्य किया है तो आपको न्यायालय द्वारा सजा का प्रावधान भी किया गया है। साधारणतः किसी व्यक्ति को तब गिरफ्तार किया जाता है जब उसने अपराध किया, लेकिन कभी कभी बच्चों क्या होता है कि किसी व्यक्ति को शंका के आधार पर भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसने कोई अपराध नहीं किया, पुलिस आई, हमें उठा कर ले गई। चल बेटा चलो, तुम्हारा बुलावा आया है। बुलावा कहाँ आया है, क्यों आया है, हमें जानने का अधिकार है। हमें क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, हमें गैर कानूनी रूप से गिरफ्तार तो नहीं किया जा रहा है। यदि ऐसा किया जा रहा है तो उसके विरुद्ध आप न्यायालय की शरण में जाएंगे, आप अपनी बात को रखेंगे। क्या कहता है यह नियम, न्यायिक प्रक्रिया का पालन किए बिना कुछ समय हेतु जेल भेजा जा सकता है। इसे ही निवारक नज़रबंदी कहते हैं। शंका के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और उसको जेल भेज दिया गया। इसका अर्थ यह हो कि सरकार को लगा या ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति देश की कानून व्यवस्था एवं शांति सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। तो कभी कभी हमने कोई अपराध भी नहीं किया, लेकिन सरकार को शंका है कि ऐसे अमुक व्यक्ति से शांति, कानून और शांति को खतरा पैदा हो सकता है, अर्थात हमारी सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है, इसलिए हमको उस समय गिरफ्तार किया जा सकता है। परंतु निवारक नज़रबंदी अधिकतम 3 महीने के लिए ही ऐसा हो सकता है, इससे अधिक का समय ऐसा नहीं हो सकता। आगे है इसी क्रम में, यह कानून ब्रिटिश सरकार भारत के प्रारंभ से कुख्यात 1818 का बंगाल अधिनियम 3 और इस तरह मद्रास और मुंबई की अधिनियमितता विद्यमान थी। तो अर्थात जिसमें कहने और समझने का तात्पर्य है बच्चों कि शंका के आधार पर भी हमको गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन अधिकतम 3 महीने के लिए हमें उसमें नज़रबंद करके रखा जा सकता है, इससे अधिक हमें उसमें नहीं रखा जा सकता। अन्य स्वतंत्रताओं में नेक्स्ट पॉइंट अंतिम में है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कुछ और अधिकार भी हैं। इनमें से कोई भी अधिकार निरंकुश नहीं है। इनमें से प्रत्येक प्रयोग पर सरकार कुछ प्रतिबंध भी लगा सकती है। तो अभी पूर्व में जो अधिकार दिए गए हैं 19 से 21 तक, उस पर हमने स्वतंत्रता के अधिकार पर विस्तार से प्रकाश डाला है। इसके अलावा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अर्थात आप अपने मंच के माध्यम से, एक बैठकों के माध्यम से अपनी बात को स्वतंत्रता पूर्वक कह सकते हैं, लेकिन नियम और शर्तें लागू हैं। उसमें नियम और शर्तें बच्चों क्या हैं कि आप ऐसी बात रखेंगे, आप ऐसा भाषण देंगे जिससे देश, राष्ट्र और समाज को अहित होने का खतरा न हो, अर्थात आप शांतिपूर्वक अपनी बात को कह सकते हैं। आगे इसी क्रम में आगे पढ़ेंगे, किसी क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक लोगों की सभा पर प्रतिबंध लगा सकती है। यदि सरकार को ऐसा लगता है कि कुछ व्यक्ति इकट्ठे होकर उनसे क्या है जो हमारा माहौल है उस समय का, उसको बिगड़ने की, यदि ऐसा लगता है कि माहौल बिगड़ सकता है, तो बस वहाँ पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है कि 5 से अधिक व्यक्ति वहाँ पर उस सभा को नहीं कर सकते। प्रशासन इस शक्ति का सरलता से दुरुपयोग कर सकता है। वह सरकार के किसी कार्य नीति के विरुद्ध जनता को न्यायोचित विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति देने से मना कर सकता है। विशेष परिस्थितियों में क्या होता है कि हमें स्वतंत्रता तो है, आज़ादी तो है, हम धरना दें, प्रदर्शन दें, अपनी बात को कहने का, लेकिन यदि सरकार को लगता है विशेष परिस्थितियों में कि इसको प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, हो सकता है उससे माहौल बिगड़ने की आशंका हो सरकार को, तो उस समय उस पर प्रतिबंध भी बच्चों लगाया जाता है। आमतौर पर सत्तारूढ़ पार्टी किसी भी रैली, प्रदर्शन, यात्रा या अपने राजनीतिक हितानुरूप प्रतिबंधित करती रहती है, आज भी कर रही है। तो आपने देखा होगा बहुत सारी पार्टियां समय समय पर रैली का आयोजन करती हैं।
जब चुनाव आते हैं विशेष रूप से उस समय ऐसा करती है, लेकिन सरकार उस पर बच्चों प्रतिबंध भी लगा देती है कि नहीं, आप ऐसा इस समय नहीं कर सकते। जैसे वर्तमान की स्थिति देखें तो देश एक मुसीबत के दौर से गुजर रहा है, तो उन परिस्थितियों में भी इस प्रकार के रैली धरने प्रदर्शन पर सरकार प्रतिबंधित कर सकती है। आगे है आरोपी या अभियुक्त के अधिकार। यदि अब हमें गिरफ्तार भी कर लिया गया है बच्चों, तो हमारे पास भी सुरक्षा का अधिकार है। क्या कहता है इसमें? हमारा संविधान इसका भी प्रावधान करता है कि उन लोगों को भी समुचित सुरक्षा मिले जिन पर विभिन्न अपराधों या आरोप हों। ऐसे लोग जिनको गिरफ्तार किया गया है, तो ऐसे लोगों को भी अपनी बात कहने का पूरा अवसर है। क्या है? हम साधारणतः ऐसा विश्वास कर लेते हैं कि जिस पर भी किसी अपराध का आरोप लगता है वह दोषी है, परंतु जब तक न्यायालय किसी व्यक्ति को किसी अपराध का दोषी नहीं ठहराता तब तक वह दोषी नहीं माना जा सकता। बच्चों, हमको संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जब तक न्यायालय द्वारा हमको हमारा दोष सिद्ध ना हो जाए तो हम दोषी नहीं हैं। हमको बाइज्जत जो है न्यायालय निरपराधी मानते हुए बच्चों हमको रिहा कर देती है। यह भी आवश्यक है कि किसी अपराध के आरोपी को स्वयं बचाने का समुचित अवसर प्रदान मिलना चाहिए, मिलता भी है। उसके लिए क्या है? हमें व्यवस्था की गई है, हम अपना वकील करें, या यदि हम खुद इस योग्य हैं कि अपना केस स्वयं लड़ सकते हैं बच्चों, तो हम अपना केस स्वयं लड़ सकते हैं। 3 महत्वपूर्ण बातें इसमें दी गई हैं। नंबर 1 है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध हेतु एक बार से अधिक सजा नहीं मिल सकती। महत्वपूर्ण है, यदि हमने कोई अपराध किया है तो उसकी हमें यदि हम दोषी भी सिद्ध हो जाते हैं तो उसकी सज़ा हमें एक बार ही मिलेगी, बार बार उसकी सज़ा बच्चों हमें नहीं मिलेगी। दूसरा है, कोई भी कानून किसी भी कार्य को पिछली तारीखों से अपराध घोषित नहीं कर सकता तथा किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने हेतु नहीं कहा जा सकता। तो हम अपने बचाव में अपनी बात कहने का, अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने का बच्चों पूरा हमें अवसर प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार बच्चों ये हमारे जो अधिकार थे, जिसमें से हमने जाना उन अधिकारों को जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो इस प्रकार ये हमारा जो आज का चैप्टर है पार्ट 2 ये पूरा होता है, चैप्टर नंबर 2 का। उससे आगे का हम नेक्स्ट पीरियड में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।